नेपाल की राजनीति में आज एक 35 साल के युवा का उदय हुआ है। जिसने सदियों पुराने राजनीतिक किलों को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया। बालेंद्र शाह उर्फ बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको काला चश्मा और हाथ में माइक लेकर काठमांडू की सड़कों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ चिल्लाने वाला ये लड़का अब देश चलाने की दहलीज पर खड़ा है। बालेन उस जेंजी आंदोलन के चेहरे हैं जिसने नेपाल के उन मठाधीशों की नींद उड़ा दी जो दशकों से सत्ता की मलाई खा रहे थे। लेकिन क्या यह सिर्फ एक रैपर की जीत है जो प्रधानमंत्री बन चुका है, या नेपाल में इंटरनेशनल लॉबी का फेस सिर्फ पपेट बनाकर बिठा दिया गया है? नेपाल की संसद यानी प्रतिनिधि सभा में कुल 275 सीटें हैं, जिनमें से 162 सीटें जीतकर एक नई पार्टी ने नेपाल में इतिहास बदल दिया है। बालेंद्र शाह ने खुद पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सीपीएन यूएमएल और शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस जैसे दशकों पुराने राजनीतिक किलों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है। बालेंद्र शाह पर अमेरिका के पिट्ठू होने के आरोप क्यों लग रहे हैं और उनके आने से भारत और नेपाल के सदियों पुराने रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? आज हम बालेंद्र शाह की पूरी कुंडली खोलेंगे और आपको बताएंगे कि हिमालय की गोद में बसे इस देश की तकदीर अब किस मोड़ पर खड़ी है। उन्नीस सौ 1990 में काठमांडू में जन्मे बालेन एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं जिन्होंने नेपाल और भारत दोनों जगहों से अपनी डिग्रियां ली हैं। लेकिन उनकी जड़ें मधेश के मैदानों में हैं। मधेश यानी नेपाल का वो दक्षिणी हिस्सा जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। यहाँ की भाषा मैथिली, भोजपुरी और अवधी है। यही वो इलाका है जहाँ भारत और नेपाल के रोटी बेटी के रिश्ते की सबसे मजबूत झलक दिखाई देती है। बालेन ने अपनी मधेशी पहचान और पहाड़ी राजनीति के बीच के फासले को मिटाकर खुद को पूरे नेपाल का नेता बनाया। 2022 में काठमांडू का मेयर बनकर उन्होंने अवैध निर्माणों पर जो बुलडोजर चलवाया, उसने रातों रात जेंजी का हीरो बना दिया। लेकिन बालेन की यह कहानी केवल नेपाल में सत्ता परिवर्तन तक नहीं है या प्रधानमंत्री बनने तक नहीं है। उन पर आरोप बहुत गंभीर है। उन पर आरोप है कि वो पश्चिमी ताकतों और खासतौर पर अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं। नेपाल के पुराने नेता उन्हें खुलेआम CIA का मोहरा बताते हैं। ये शक तब और गहरा हो गया था जब 2025 में केपी शर्मा ओली की सरकार ने फेसबुक और यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। जेंजी युवाओं ने इसे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा प्रहार माना और सड़कों पर उतर कर आए। बालेंद्र शाह ने इस गुस्से को अपनी आवाज दी और नेपाल हांसेको जैसे गाना गाकर उसे रिलीज कर युवाओं को लामबंद कर दिया। 50 से ज्यादा मौतों के बाद जब ओली को इस्तीफा देना पड़ा तो बालेंद्र शाह जीत के सबसे बड़े दावेदार बनकर उभरे थे। हिमालय पर बसा नेपाल भले ही एक छोटा सा देश रहा हो, लेकिन यहाँ सत्ता का इतिहास हमेशा से साजिशों से भरा रहा है। करीब 240 वर्षों तक यहाँ शाह वंश की राजशाही का शासन रहा। हिमालय की चोटियों से लेकर तराई के मैदानों तक सत्ता के केंद्र में सिर्फ एक ही जगह था और वो था शाही महल। उस दौर में नेपाल दुनिया का इकलौता हिंदू राजतंत्र माना जाता था, जहां राजा को भगवान का प्रतीक समझा जाता था। काठमांडू का नारायण हिटी दरबार केवल एक महल भर नहीं रहा था, बल्कि वो नेपाल की सत्ता का दिल था। लेकिन 1 जून 2001 की एक रात ने सदियों पुरानी इस व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात हुआ क्या था? नेपाल राज परिवार हत्याकांड ने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया। राजा वीरेंद्र, जो अपनी सादगी और लोकप्रियता के लिए बहुत मशहूर थे, उनकी हत्या
उनके ही बेटे युवराज दीपेंद्र ने कर दी थी। इस नरसंहार में रानी ऐश्वर्या समेत शाही परिवार के कई सदस्य मारे गए। आधिकारिक तौर पर यह कहा जाता है कि दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली थी। हालांकि इस घटना को लेकर आज भी नेपाल में कई साजिशों की थ्योरी चलती है। इस कत्लेआम के बाद राजा ज्ञानेंद्र सत्ता में आए, लेकिन उनके शासनकाल में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई। माओवादी आंदोलन तेज हुआ और लोकतंत्र की मांग को लेकर जनता सड़कों पर उतर आई। आखिरकार 28 मई 2008 को नेपाल की संविधान सभा ने 250 साल पुरानी राजशाही को जड़ से उखाड़ फेंका और देश को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। 2008 के बाद नेपाल ने लोकतंत्र को अपना लिया, लेकिन सरकारें यहां म्यूजिकल चेयर की तरह बदलती रही। कभी पुष्प कमल दहल प्रचंड तो कभी केपी शर्मा ओली या शेर बहादुर देउबा। इन पुराने नेताओं ने गठबंधन के ऐसे खेल खेले कि जनता का भरोसा पूरे सिस्टम से ही उठ गया था। युवाओं ने देखा कि नेताओं के बच्चे यानी नेपो किड्स बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और आम आदमी, आम युवा बेरोजगारी की वजह से देश छोड़ने पर मजबूर है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई और यह दावा किया गया कि नेपाल की 20% से ज्यादा युवा आबादी बेरोजगार है, उसके पास कोई काम नहीं और देश की जीडीपी का बड़ा हिस्सा विदेशों से आने वाले रेमिटेंस पर टिका हुआ है, खैरात पर। इसी राजनीतिक शून्यता और भ्रष्टाचार के बीच 2026 के चुनाव में चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बालेन शाह की पार्टी आरएसपी यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 275 सीटों वाली संसद में 182 सीटें जीतकर सुपर मेजॉरिटी हासिल की। बालेन शाह ने खुद पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उनके अपने गढ़ झापा 5 में लगभग 50,000 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। ये नेपाल के इतिहास में किसी नई पार्टी को मिला अब तक का सबसे प्रचंड जनादेश था। भारत के प्रति बालेन शाह का रुख हमेशा से बहुत विवादित रहा है। जून 2023 में जब भारत की नई संसद बनी, उसमें अखंड भारत का नक्शा लगाया गया, तो बालेन शाह ने अपने दफ्तर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा टांग दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से और बिहार को नेपाल का हिस्सा माना गया, जिसमें भारतीय क्षेत्रों को नेपाल का बताया गया। उन्होंने चीन का दौरा भी इसी नक्शे के विवाद की वजह से रद्द कर दिया। बालेन शाह डिप्लोमेसी के पुराने कायदों को भी नहीं मानते हैं और सोशल मीडिया पर भारत, चीन और अमेरिका को लेकर हमेशा कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। उनकी ये उग्र राष्ट्रवादी छवि जेनजी को बहुत लुभाती है, लेकिन दो बड़े पड़ोसियों के बीच फंसे नेपाल के लिए ये किसी खतरे से कम नहीं है। नेपाल के एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ चीन। नेपाल और भारत का रिश्ता केवल कागजों पर लिखी संधियों में नहीं है, बल्कि ये आत्मा का जुड़ाव माना जाता है। हजारों साल पहले जनकपुर की राजकुमारी माता सीता और अयोध्या के राजकुमार श्री राम के विवाह ने जिस रोटी बेटी के रिश्ते की नींव रखी थी, वो आज भी नेपाल के लोग और भारत के लोग मानते हैं। वो इस राजनीति से बहुत ऊपर है। एक और रिश्ता है। लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ का भारत के बोधगया में पहुंचकर बुद्ध बनना इस बात का प्रमाण है कि ये दोनों भूमियां एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। करीब 1850 किलोमीटर लंबी खुली सीमा, जहां बिना पासपोर्ट के लाखों लोग रोजी रोटी के लिए आते और जाते हैं, वो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। 31 जुलाई 1950 की शांति और मैत्री संधि ने इस रिश्ते को एक औपचारिक आधार दिया था, जिसके तहत दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के यहां रहने और व्यापार करने का विशेष अधिकार मिला था। भारत और नेपाल के संबंधों का सबसे मजबूत स्तंभ हमारी सेनाओं के बीच का सहयोग है। यह सहयोग किस तरह का है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। ब्रिटिश काल से चली आ रही परंपरा के मुताबिक नेपाली युवा भारतीय सेना की प्रसिद्ध गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा बनते हैं। आज भारतीय सेना में करीब 30,000 से अधिक नेपाली गोरखा सैनिक तैनात हैं, जिनकी बहादुरी की कस्में खाई जाती हैं। 1950 से शुरू हुई मानद जनरल की परंपरा आज भी कायम है, जहां दोनों देशों के सेना प्रमुखों को एक दूसरे की सेना में ऑनरेरी जनरल की उपाधि दी जाती है। हालांकि साल 2022 में भारत की अग्निपथ योजना के बाद नेपाल ने भर्ती पर अस्थायी रोक लगा दी थी, जो एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी। मधेश के बारे में भी विस्तार से समझना होगा, क्योंकि बालेन शाह इसी मिट्टी से आते हैं। मधेश केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि नेपाल की राजनीति की धड़कन है। तराई का ये इलाका नेपाल की आबादी और कृषि का सबसे प्रमुख केंद्र है। यहाँ रहने वाले मधेशियों का आरोप रहा है कि काठमांडू की सत्ता में हमेशा पहाड़ी समुदाय का वर्चस्व रहा और उन्हें हाशिए पर रखा गया। पहली बार किसी मधेश को वहां पर बैठने का मौका मिला है।
पिछले 2 दशकों में कई मधेश आंदोलन हुए जिनमें नागरिकता और प्रतिनिधित्व की मांग उठाई गई। बालेन शाह ने खुद को मधेश और पहाड़ के बीच का एक पुल बनाने की कोशिश की है, लेकिन उनका झुकाव अक्सर पहाड़ी राष्ट्रवाद की तरफ ज्यादा दिखता है, और इसलिए भी दिखता है ताकि वो अपने पैठ हर वर्ग में बना सके। बालेन शाह का प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना नेपाल के युवाओं के लिए एक उम्मीद लेकर आया है कि अब उनका देश किसी ताकतवर मुल्क का पिछलग्गू नहीं बनेगा। क्या वो अमेरिका के दबाव में आकर भारत और चीन जैसे अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब करेंगे, या फिर अपनी इंजीनियरिंग वाली बुद्धि लगाकर नेपाल को विकास की राह पर ले जाएंगे, या फिर वो इंजीनियरिंग वाली बुद्धि लगाकर अपने देश नेपाल को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। बालेन की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी ने जिस तरह का जनादेश हासिल किया है वो ये भी बताता है कि जनता पुराने चेहरों से नफरत करने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बालेन को जीत की बधाई दी, प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी और उम्मीद जताई है कि भारत और नेपाल मिलकर क्षेत्रीय विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन बालेन शाह के लिए राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। उन्हें यह समझना होगा कि यूट्यूब पर रैप गाना और देश चलाना 2 अलग अलग बातें हैं। उन पर लग रहे अमेरिका के पिट्ठू होने के आरोपों को उन्हें अपने काम से गलत साबित करना होगा। अगर बालेन शाह अपनी उग्र राष्ट्रवादी छवि को डिप्लोमेसी में हावी होने देते हैं तो नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति खराब हो सकती है। भारत को बालेन शाह की हर गतिविधि पर पैनी नजर भी रखनी होगी, क्योंकि नेपाल में किसी भी तरह की अस्थिरता का सीधा असर हमारे सीमावर्ती राज्यों पर पड़ता है। बालेन शाह का सफर काठमांडू के मेयर की कुर्सी से शुरू हुआ था, जहां उन्होंने अवैध निर्माणों को हटाकर और ट्रैफिक सुधार कर अपनी एक कड़क प्रशासक वाली छवि बनाई थी। अब जब वो राष्ट्रीय राजनीति के सबसे बड़े प्लेयर बन चुके हैं तो उनकी असली परीक्षा यहीं से शुरू हो रही है। जिनजी मतदाताओं ने उन पर अपना पूरा भरोसा दिखाया है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि बालेन नेपाल को भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के दलदल से निकाल लेंगे। नेपाल की ये नई राजनीतिक विचारधारा भारत के लिए एक चुनौती भी है और अवसर भी है। इतिहास गवाह है कि नेपाल की जनता ने जितनी जल्दी नेताओं को सिर आंखों पर बिठाया है, उतनी ही जल्दी उन्हें जमीन पर भी लापटका है। खैर, आपको बालेन शाह की ताजपोशी कैसी लगी? आप बालेन शाह के बारे में क्या जानते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।